We have been talking about pollution since decades, but what are the real solutions? How to curb it? Our scientists and government are trying to eliminate carbon-based energy resources. To better understand about green energy, we have a very special guest today. He is Ankit and he's doing his PhD from IIC Bangalore. He has completed his master's from IIT Kanpur and have come on a 5-month internship program to NTU Singapore. So without further ado, let's welcome Ankit Verma. Hi Ankit. Hi Ankit, welcome to the show. Hi Rajita, thank you for having me here. Thank you for coming here, We Ankit. have big questions from you regarding green energy. I hope you can educate me and my viewers on green energy today. So, what is this green hydrogen and how is it working out for us? So as we know, people are using fossil fuels such as natural gas, petroleum and coal. The main problem with these energy sources is that they emit a huge amount of carbon dioxide in the atmosphere. So now people are moving towards green energy. So now people are using solar energy, tidal energy, wind energy. So main problem with these energy sources is the intermittent supply. So we have to store the energy. So तो जो ग्रीन एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हाँ. हैं उसके और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं और क्या ये इकोनॉमिकली वायबल है? क्या आप और मैं इसको अफोर्ड कर पाएंगे और क्या ये एनर्जी जो रिसोर्सेज है ये हमारे जो कार्बन बेस्ड रिसोर्सेज हैं उनको रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अभी जो है कि जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है करीब 46% जो है वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी लोग। तो अभी सेम वही चैलेंज है कि हम लोग कैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ मूव करें। तो एक तो ये चैलेंज है, ऊपर से हमें जो भी वाटर स्पिट रिएक्शंस है उसको फैसिलिटेट कराने के लिए दो हाफसेस रिएक्शंस होती हैं, एक हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन, एक ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो ओईआर रिएक्शंस है, ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन, वो काइनेटिकली चैलेंजिंग है। तो बहुत सारा रिसर्च इसी पे हो रहा है कि कैसे हम लोग कोई इफिशिएंट कैटलिस्ट डेवलप करें जो अफोर्डेबल हो और इफिशिएंटली ओईआर रिएक्शन को कैरी कराए। तो अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन कई सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे हम लोग डायरेक्टली फ्यूल सेल में यूज़ कर सकते हैं, तो फ्यूल सेल हाइड्रोजन को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और इसका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यूज़ है। हम लोग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के अमोनिया बनाते हैं, तो उसका बहुत सारा यूज़ है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। और ट्रांसपोर्टेशन में आपने सुना होगा अभी हाइड्रोजन कार आने वाली हैं, तो डायरेक्टली हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन में। सेफ्टी पे काफी क्वेश्चंस रेज होते हाँ, हैं। उसका तो चैलेंज है सेफ्टी का। तो अभी उसका जैसे इसका बहुत टाइनी मॉलिक्यूल्स होता है, तो लीकेज बहुत जल्दी हो सकता है। तो अभी कुछ लोग कार्बन फाइबर बेस्ड टैंक टैंक पे रिसर्च कर रहे हैं कि हम लोग कैसे उसको स्टोर कर सकेंगे हाई प्रेशर में, क्योंकि क्योंकि एनर्जी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। अगर हम लोग देखें कितना पर केजी हाइड्रोजन कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इसका ये भी चैलेंज है कि हम लोग कैसे उस टैंक को मैकेनिकली डिजाइन करें कि वो उस प्रेशर को बियर कर सके। और इसका और एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल डायरेक्ट इस हाइड्रोजन से। तो तो हम लोग हाइड्रोकार्बन का यूज कम कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली ये ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे तो हम लोग जो कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल्स हैं उसका हम यूज कम करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा जो भी पॉल्यूटेंट्स इमिट हो रहा है एटमॉस्फेयर में उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं इसका यूज करके, ग्रीन हाइड्रोजन। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस अस इन सच एन इफेक्टिव वे। तो अंकित, हम सब ग्रीन एनर्जी के बारे में तो समझ गए हैं और अब हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि अंकित बिलोंग करते हैं आईएसी बैंगलोर से। ISC Bangalore is the premium science institute of India, and not just India, but it has worldwide recognition. तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आप एक बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो, लखनऊ के। कैसे आपको रास्ता मिला? कैसे आपके दिमाग में ये थॉट आया कि आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट और मुझे केमिकल इंजीनियरिंग लेनी है? लॉट ऑफ पीपल डजंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट केमिकल इंजीनियरिंग इज, एंड यू स्टार्टेड योर story, your journey from Lucknow and reached to IIT Kanpur, and then you found your way to ISC Bangalore. How was that possible? And was there any guidance on your way to ISC? इंटरमीडिएट के बाद हम लोगों ने अपनी
कोचिंग स्टार्ट की इसमें आईआईटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस और यूपी-ट्यूब के एग्जाम्स के लिए। तो यूपी-ट्यूब के थ्रू मेरे को एसबीटीआई कानपुर मिला। तो वहाँ पे हम लोगों को मतलब मैं और कुछ दोस्त थे मेरे, तो उन 2-3 लोगों को केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला एसबीटीआई कानपुर। तो मेरा जो भी इंजीनियरिंग जर्नी है मेरे एसबीटीआई कानपुर से स्टार्ट हुई। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी सीनियर्स थे मेरे और जो भी मेरे क्लासमेट थे, सारे लोग ज़्यादातर फाइनल ईयर में गेट की तैयारी करते थे ताकि पीएसयूज मिल जाएँ, जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी और कई सारे लोग कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करते थे। तो मैं भी सोचता था कि मैं भी गेट की तैयारी करके अच्छा रैंक लाके पीएसयू जॉइन कर लूँगा। तो मैंने भी गेट की तैयारी शुरू की अपने थर्ड ईयर में, फिर फाइनल ईयर में थोड़ा-सा प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिया। तो उस समय मेरी रैंक आई थी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आई लेकिन ठीक थी। तो बताने का नहीं हाँ, है। तो उतनी रैंक में शायद पीएसयू नहीं मिल पाता। तो मैंने इसके आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे इन सब में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया मैंने उस समय। तो मेरे को फिर आईआईटी कानपुर से ऑफर लेटर आया मास्टर्स करने का। तब फिर मैंने सोचा कि अपना चलो मास्टर्स शुरू करते हैं और फिर मैंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया एज ए मास्टर स्टूडेंट। फिर वहाँ पे पहले साल तो वही कोर्स वर्क पूरा करो, जो भी रिक्वायर्ड क्रेडिट्स हैं वो कंप्लीट करो, उसके बाद फिर रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर मेरा रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ। तो मैंने वहाँ पे पेरोस्काइट सोलर सेल्स पे काम किया। तब मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ कि कैसे हम लोग रिसर्च में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि हम लोग जैसे मास्टर्स या पीएचडी करके कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी, क्योंकि आईआईटी कानपुर में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी और काफ़ी अच्छा रिसर्च हो रहा था, नए-नए मटेरियल्स पे लोग काम कर रहे थे, नई फील्ड में लोग काम कर रहे थे। तो प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे, उन्होंने गाइड किया कि इसमें भी पीएचडी कर सकते हो, जो भी आप मास्टर्स से काम है उसको आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि मास्टर्स से काम करीब 6 महीने का रिसर्च होता है, तो उतने समय में लोग उतना काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि हम मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर उसमें कोविड टाइम पे मैंने अप्लाई किया आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। तो मेरे को लकीली आईआईटी बेंगलुरु मिल गया, फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। Nice. आई थिंक दिस इज वेरी मोटिवेटिंग अंकित। ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही होगी आपके लिए, और ये उन व्यूअर्स के लिए है जो सोचते हैं कि हम एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, एक छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए एक अच्छे लेवल तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। पर ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे, वो सपना देखोगे तो वो जरूर पूरा होगा। जैसे अंकित अपना सपना पूरा कर रहे हैं। कोई लक, कोई फोर्स आपकी मदद कर सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं मदद करती, पर आपकी मेहनत आपको डेफिनेटली सफलता की ओर लेके जाएगी, जैसे अंकित अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो अंकित, बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि आईएससी बैंगलोर के अगर केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, और अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकते हैं, और किन चीज़ों के लिए उनको रेडी रहना चाहिए। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में हम लोग मास्टर्स कर सकते हैं या फिर पीएचडी कर सकते हैं। अभी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं है, अभी आईएससी में। तो हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं पहले से ही अपने आप को सेल्फ एलिमिनेट कर देते हैं कि आईएससी में तो बहुत डिफिकल्ट होगा, वहाँ अप्लाई क्यों करें। लोग आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास ये सब अप्लाई करते हैं, लेकिन आईएससी को बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे मेरा था, तो मेरा तो मास्टर्स के बाद आया था। तो वहाँ पे गेट मतलब कंपल्सरी नहीं है। अगर आप मास्टर्स करके आए हैं तो गेट कंपल्सरी नहीं है। अभी लोग भी जस्ट बीटेक के बाद भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी रैंक अच्छी हो या आप आईआईटी से मास्टर्स किए हों तभी आप आईआईएससी आ सकते हैं। मेरे कई सारे सीनियर्स हैं जो यूपीटीयू के कॉलेजेस से हैं और उनकी ज़्यादा गेट रैंक भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी वो लोग आईआईएससी में हैं। और अगर आपका है, स्कोर अच्छा है, तब वो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर गेट का स्कोर कम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अब अभी इस साल उन्होंने मास्टर्स के लिए रिटर्न भी लिया है, तो आप रिटर्न एग्जाम दे सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आप उसमें अच्छा करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द चांस। तो मतलब सेल्फ एलिमिनेट मत करो, एक बार अप्लाई जरूर करो।
ये भी वहाँ के प्रोफेसर लोग भी यही सजेस्ट करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कम से कम करें वहाँ पे, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको भी ट्राई करना है, पढ़ाई करनी है, इंटरव्यू के लिए रेडी होना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो आईएससी से मास्टर्स करने के बाद में और पीएचडी करने के बाद में जॉब का क्या स्कोप रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली सबका वही एम है। हाँ। तो क्या ऑप्शंस आपके इंक्रीज हो जाते हैं बाकी के कंपैरिजन में, या इज इट इक्वल? हर्षिता, आईआईसी बेंगलुरु में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करीब 5-6 स्टूडेंट आते हैं पीएचडी में, और करीब 10 से लेकर 20 तक मास्टर्स स्टूडेंट आते हैं हर साल। तो इसमें से कई सारे जो मास्टर स्टूडेंट होते हैं वो बाहर अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, तो उनको इजीली पीएचडी मिल जाती है, या फिर कुछ लोग थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्टली पीएचडी में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ मास्टर स्टूडेंट आईआईसी में ही। और अगर जिनको कॉर्पोरेट में जाना है तो लोग सेल में, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एचपीसीएल आर&डी में चले जाते हैं। और जो भी पीएचडी स्टूडेंट हैं, तो कई सारे हमारे पीएचडी स्टूडेंट डॉक्टर रेड्डीज में और हनीवेल में और संख्य सूत्रा एक कंपनी है जो हमारे एलुमनाई का ही स्टार्टअप है, उसमें जाते हैं। और अगर हम देखें, बात ये हो गई कि अभी हम जो भी मास्टर स्टूडेंट हैं वो अपना मास्टर्स का प्रोजेक्ट किसी कंपनी में कर सकते हैं। जैसे अभी अभी सेल कंपनी है, वो स्टाइपेंड देती है मास्टर स्टूडेंट को, और उनको अपना बस भेजती है, वो लोग उनकी कंपनी में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, और उस जो भी प्रोजेक्ट है उसको मास्टर थीसिस में इंक्लूड करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एडवांटेज हो गया उनको, मतलब पैसा भी अच्छा मिलता है और काम भी कर सकते हैं। तो और बाद में जॉब ऑप्शन भी अच्छा है कि तुम आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपने कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम किया है, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है मास्टर स्टूडेंट के लिए भी। एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है कि आप रियल टाइम चैलेंजेस पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आप सबको अपनी मास्टर्स और पीएचडी के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ बैचलर्स पे मत रुकिए। हाँ हाँ, जॉब जॉब ऑप्शंस बहुत होते हैं बैचलर्स के बाद भी, बट कभी ये मत सोचना कहाँ पहुँचूंगा, पीएचडी के बाद कहाँ पहुँचूंगा। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी मास्टर्स करते करते भी आप पैसे कमा सकते हैं। Yeah. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और चीज़ है अंकित, ये जॉब से रिलेटेड नहीं है बट स्टूडेंट लाइफ पे बेस्ड है। हमने ऐसा सुना है कि आईएससी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फैकल्टीज का प्रेशर बहुत होता है, स्टडीज़ का प्रेशर बहुत होता है, सिर्फ आईएससी में ही नहीं, जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं इंक्लूडिंग आईआईटी। और आप आईआईटी में भी रहे हैं और आईएससी में भी रहे हैं, तो क्या आपको भी ऐसा प्रेशर फील हुआ? और अगर ऐसा प्रेशर फील हुआ, क्या आपके मन में भी नेगेटिव थॉट्स आए? और अगर आपने कैसे उनको ओवरकम करा? क्योंकि हम बहुत न्यूज़ सुनते हैं ऐसे कि आईआईटी और आईएससी में लोग सुसाइड करते हैं और लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो क्या ये सब एक मिथ है या एक्चुअली में ऐसा है? देखो अर्षिता, पीएचडी या मास्टर्स में प्रेशर तो रहता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जो आपने बोला कि कुछ स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं प्रेशर की वजह से, तो जरूरी नहीं कि वो प्रेशर की वजह से छोड़ के गए हैं। कई सारे जैसे हमारे यहाँ मास्टर स्टूडेंट हैं, वो लोग अप्लाई करते हैं इसमें पीएसयूज में, उनके रिजल्ट थोड़ा लेट आते हैं, तो वो लोग 1-2 महीने स्टडी करके इसलिए भी चले जाते हैं। और अगर हम लोग जैसे कोर्स वर्क की बात करें, थोड़ा सा चैलेंजिंग है आईआईसी में। मैं आईआईटी कानपुर में भी रहा हूँ और आईआईसी में भी रहा हूँ, तो मैं देखा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है आईआईसी का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करते हैं प्रोफेसर लोग, थोड़ा आपको रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम देते हैं कि आप कोई रिसर्च पेपर उठाओ, वहाँ से उन वो प्रॉब्लम देखो। ऐसा ऐसे असाइनमेंट देते हैं जो थोड़ा सा रियल लाइफ बेस्ड हो, जो रिसर्च चल रहा है। तो और हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वो लोग देते हैं, 50% वेटेज प्रोजेक्ट का होता है। थोड़ा सा प्रेशर है स्टूडेंट पे, लेकिन इतना भी नहीं है। और प्रेशर को अगर टैकल करने की बात करें तो मेरा डिपार्टमेंट और आईएससी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। जैसे वेलनेस कमेटी है हमारे यहाँ, मेरे जो गाइड हैं वो खुद वेलनेस कमेटी में हैं, तो अ, वो लोग नई नई एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, तो वो लोग कुछ ना कुछ फन एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। जैसे बॉक्स क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी कभी हम लोग टूर पे जा रहे हैं सारे डिपार्टमेंट के लोग, और कॉफ़ी ऑर्गेनाइज कराते हैं, स्नैक्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, मूवी नाइट रखते हैं रात में। तो काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज होती हैं। और हम जैसे किसी की हॉबी हो पेंट वेंट करना, उसके लिए वो सब अवेलेबल करते हैं कि आप पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, या कुछ भी खेल लो। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं ऐसी में, ताकि थोड़ा सा प्रेशर जो भी है कम हो। तो स्टूडेंट को भी अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे अपना
कैसे कोपिंग मैकेनिज्म कैसे हम लोग करें कि हम लोग प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी कोई हॉबी हो, आप उस पे काम कर सकते हो। जैसे बहुत से लोग हमारे यहाँ गिटार-विटार बजाते रहते हैं और कैंपस में, कुछ लोग डांस करते हैं या कुछ क्रिकेट खेलने जाते हैं सुबह-सुबह ये वीकेंड्स को। तो कुछ ना कुछ आप अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहोगे, दोस्तों से बातें करते रहोगे, अपने पेरेंट्स से बातें कर रहे हो डेली, और मेन चीज़ है कि अपने आप पे मत रहो, वेलनेस कमेटी है वहाँ पे जाके बात करो, लोगों से बात करोगे तो आप मतलब इतना प्रेशर नहीं होगा जितना आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा ऐसे में आने से, ऐसा नहीं है। प्रेशर है लेकिन कई सारी मैकेनिज्म है जिससे आप उससे बाहर आ सकते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। आपने बहुत अच्छी और बहुत मोटिवेटिंग बातें बताई। एक लास्ट रिक्वेस्ट और है आपसे, क्या कोई एडवाइस और सजेशंस आप देना चाहेंगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को? अभी जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं जो अपने अंडर ग्रेड में हैं, तो वो लोग अभी ज़्यादातर गेट की तैयारी कर रहे होंगे जो केमिकल इंजीनियरिंग में होंगे, कि ताकि उनको कोई जल्दी से पीएसयू मिल जाए। तो उसमें जब हम लोग बैचलर्स में होते हैं तो इतना सोचते नहीं कि हमारा क्या गोल होना चाहिए, हम लोग हाई स्टडीज में जाएँ कि ना जाएँ, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं, स्टूडेंट उस समय सोचते हैं तुरंत हम लोग जॉब मिल जाए। तो जो भी अभी स्टूडेंट हैं तो वो लोग ये भी अपने मन में रख सकते हैं कि पीएचडी भी अच्छा ऑप्शन है। और अगर वो लोग क्यूरियस हैं साइंस को लेके और थोड़ा-सा जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो लोग अप्लाई करना चाहिए। थोड़ा-सा इसमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लेकिन ये आपके बहुत सारे डोर खोल देगा। जैसे मैं भी अपने जब ग्रेजुएशन में था या बीटेक के टाइम पे मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सिंगापुर आऊँगा। लेकिन देखो कई सारे मास्टर्स के बाद मेरे को कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। अब पीएचडी के बाद मेरे को यहाँ भी आने को मौका मिला। तो ये तो जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग ये भी सोच सकते हैं एज ए करियर ऑप्शन कि हम लोग साइंस में कैसे करियर बना सकते हैं। और पीएचडी के बाद तो और सारे डोर भी खुल जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि तुरंत आप जॉब ले लें। बीटेक के बाद आप लोग ये सब भी ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू हर्षिता। Thank you, Ankit, for coming here. It was really nice talking to you. I hope आप लोग भी motivate हुए हो. So consistency and discipline are the key to the PhD. So thank you, Ankit. See you in the next episode. So